जान लीजिए, प्रदेश के 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वो 3 जिले श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ हैं, जहां पर घना कोहरा छाने के आसार जताए गए हैं। यानी कि घने कोहरे के साथ साथ सर्दी का सितम भी देखने को इन 3 शहरों में देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर है, चूरू है और हनुमानगढ़ है। तो घने कोहरे और सर्दी की मार लगातार यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, श्रीगंगानगर, सीकर और भरतपुर, जहां पर पहली तस्वीर में देखिए किस तरीके से श्रीगंगानगर के लोग अलाव का सहारा लेते हुए सर्दी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ सीकर नजर आ रहा है और कुछ हूबहू वैसी ही तस्वीर भरतपुर में भी नजर आ रही है, जहां पर कोहरे का अटैक लोगों पर है। ऐसे में विजिबिलिटी भरतपुर में बेहद कम नजर आ रही है। सीकर का वही हाल है, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है, घना कोहरा आपको नजर आ रहा होगा। तो वही श्रीगंगानगर में भी हेडलाइट जलाकर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और उधर सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये सर्दी अभी और भी सताएगी, लगातार तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। वहीं कोटा में आज सीजन में पहली बार घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर तक पहुंच गई। वाहन चालकों को सुबह से ही हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते हर वक्त हादसे का डर भी बना रहता है और इसीलिए कहते हैं कि रफ्तार पर ब्रेक, यानी वाहन जो है वो रेंगते हुए चल रहे हैं। आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें। घने कोहरे के बीच अगर आप वाहन चला रहे हैं तो अपने हेडलाइट का इस्तेमाल जरूर करें। इस सीजन के सबसे घने कोहरे का दिन है आज। विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रह गई है। सुबह से ही ये घना कोहरा कोटा और कोटा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक नजर आ रहा है। फिलहाल घड़ी में 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन घने कोहरे की जद और आगोश में फिलहाल कोटा शहर नजर आ रहा है। किशोर सागर तालाब पर हम खड़े हैं और किशोर सागर तालाब इस वक्त कोहरे की चादर में पूरी तरह से लिपट गया है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो किशोर सागर चौराहे के किशोर सागर तालाब के ये घोड़े फिलहाल आपको कोहरे की जद में छुपे हुए नजर आएंगे। तो किशोर सागर तालाब आपको इस कोहरे के बीच नजर नहीं आएगा। वहीं अगर वाहनों की बात करें तो वाहनों की रफ्तार को कोहरे ने ब्रेक सा लगा दिया है। वाहनों की जो रफ्तार है वो बेहद कम हो गई है। देख सकते हैं कि हेडलाइट जला करके वाहन जो है वो फिलहाल सड़क पर चल रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक फिलहाल कुछ इसी तरह की तस्वीर है, कुछ इसी तरह के जो हालात हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ठंड का राजस्थान में कोहरे का अटैक लगातार जारी है। कोटपुतली जिले समेत विभिन्न इलाके में कोहरा छाया रहा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कोहरे के असर को देखते हुए वहां पर हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए वाहन नजर आए हैं। 20 मीटर की दूरी पर भी दिखना मुश्किल हो रहा है। वाहन चालकों को वाहन के हेडलाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से हाईवे पर भी वाहन कम ही नजर आए हैं। वहीं ठंड से लोग घर में डुबके रहे। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। क्षेत्र में लगातार कोहरे की चादर छाई हुई है। आज सुबह जब लोग उठे तो पूरा शहर कोहरे की धुंध में लिपटा नजर आया। यह जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग का नजारा है, जहां आप देख सकते हैं कि कोहरे ने वाहनों के ब्रेक लगा दिए हैं, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। विजिबिलिटी इतनी कम है कि मात्र 10 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई देना संभव नहीं हो पा रहा है। लोग हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक चाय की दुकान है, जहां पर जो लोग हैं अलाव जलाकर ठंड से बचने का जो प्रयास है वो लगातार कर रहे हैं। चाय की चुस्कियों के साथ वो लोग अलाव तापकर ठंड से बचाव का जो तरीका है वो अपना रहे हैं। मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो सर्दी है वो लोगों के कामकाज को इफेक्ट कर रही है। सर समय से काम नहीं हो पा रहा है और हमें काम पे आने में दिक्कत हो रही है। थोड़ा लेट हो जाते हैं, 9 से 10:30 बजे तक पहुँचते हैं। आप बताएं कि जो कोहरे की ओस पड़ रही है, पिछले दिनों मावट भी हुई है, बारिश भी हुई है, फसलों को कितना फायदा हो, क्योंकि आप किसान वर्ग से आते हैं? सर फसलों को तो फायदा है, लेकिन आम आदमी को तो नुकसान है इसका। भाई पूरे दिन भर भी धुंध पड़ती रहती है और मतलब यातायात सब कुछ प्रभावित हो रहा है इससे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो कोहरा है, जो ठंड है
वो कहीं ना कहीं आम आदमी के जीवन को प्रभावित जरूर कर रहा है, लेकिन किसानों के लिए ये ओस है, ये धुंध है, वो अमृत का काम कर रही है। पिछले दिनों जो मावट हुई, जो बरसात हुई, वो फसलों के लिए फायदेमंद है। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, शाहपुरा। और कोटपुतली के बाद आपको लिए चलते हैं बीकानेर, जहां पर सर्दी का सितम बरकरार है। शहर से लेकर गांव तक घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। विजिबिलिटी महज 100 मीटर कहने पर आप कह सकते हैं कि यहां पर देखिए किस तरीके से सुबह काम पर निकलने वाले लोगों को भी परेशानी इस विजिबिलिटी की वजह से हो रही है। अधिकतम तापमान में गिरावट के चलते लोग गर्म कपड़ों में डूबते हुए नजर आए। लेकिन चूंकि रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी भी आ रहा है, परेड के रिहर्सल करते हुए इन घने कोहरे के बीच में आप जवानों को देख पा रहे हैं। देखेंगे कि हम अभी राजकीय करणी सिंह स्टेडियम में खड़े हैं, जहां गणतंत्र दिवस की तैयारियां हो रही है। तो इस घने कोहरे में स्पोर्ट्समैन भी जो हैं वो यहां पर खेलने के लिए आए हुए हैं और दौड़ने के लिए आए हुए हैं। देखिए मेरे ठीक पीछे ये होमगार्ड के जवान हैं जो गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हुए हैं और पूरी तरीके से इस घने कोहरे के बीच में जो है जवान यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और जो परेड होनी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उनसे ही पूछते हैं क्या जी, आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? सर कोहरा तो हर बार होता ही है, 26 जनवरी हो गए के आसपास हमारे पूरी तैयारी है और पूरी कर्मठता से परेड करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जवान जो हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं, लेकिन क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप कोहरे में केवल एक वर्दी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर ये सर्दी का माहौल हर रहता ही है जनवरी में, बाकी ये हमारा कर्तव्य है कि हम, और हमें सौभाग्यशाली भी हैं जो हम होमगार्ड में हैं और ये हमें परेड का मौका मिलता है, तो इससे हमें बहुत ही कुछ मतलब अंदरूनी सुकून मिल। तो देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि फोर्स का मामला है और अंदरूनी सुकून इन्हें ज़रूर मिलता है, क्योंकि राष्ट्र का पर्व है उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं कहूँगा कि आप देखिए कि किस तरीके से जो ये खिलाड़ी हैं वो इस घने कोहरे के अंदर भी मैदान में डटे हुए हैं। कोई फुटबॉल खेल रहा है तो कोई रेसिंग कर रहा है। तो देखना यही है कि जो ये कोहरा आया है और आज मौसम में बदलाव आया, हालांकि आम लोगों को इससे परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन एनसीसी के जवान हो, चाहे होमगार्ड के जवान हो या स्पोर्ट्समैन, कोहरा इन्हें नहीं रोक पा रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और अब रुक करते हैं पॉलिटिकल खबरों का, बात मुख्यमंत्री की करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री आज 11 बजे सीएमओ में आगामी बजट को लेकर संवाद करते हुए नजर आएंगे, एक बैठक करेंगे। उद्योग, व्यापार, सेवा और कर सलाहकार से बातचीत होगी। संवाद के जरिए इन क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्धजनों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि उनकी भी राय लिया जाए, मशवरा किया जाए, जो कि बजट तैयार करना है और बजट में हर वर्ग के तमाम उम्मीदों पर कैसे खरा उतरना है, इसको लेकर अब कवायद शुरू हो चुकी है। इसमें खुद मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों के प्रबुद्धजनों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनका संवाद का कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा। बजट को लेकर चर्चा होगी। उद्योग जगत, व्यापार, सेवा और कर सलाहकार से भी संवाद किया जाएगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इन तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रबुद्धजनों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि उस क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं सरकार से, बजट कैसा होना चाहिए, इसको लेकर चर्चा की जाए, मशवरा किया जाए। यानी अब से कुछ ही देर बाद ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। सीएमओ में ये बैठक होगी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 11 बजे का वक्त रखा गया है जब उद्योग, व्यापार, सेवा और कर सलाहकार से उनके सलाह, उनके मशवरे को समझा जाएगा। बजट कैसे सभी की उम्मीदों पर खरा उतरे, ये चुनौती हमेशा सरकार के सामने रहती है और उसी चुनौती को समझते हुए मुख्यमंत्री ने बजट की तैयारियां खुद अपने हाथ में ले ली हैं। लिहाजा आज 3 खास तौर पर जो क्षेत्र हैं उनके प्रबुद्धजनों को भी आमंत्रित किया गया है। राजस्थान में हरे पेटों की कटाई के लिए जो कटाई हो रही है उसको लेकर अखिल भारतीय विश्नोई महासभा की ओर से रोष व्यक्त किया गया। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा और सब समाज के बैनर तले वाहन रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया गया है। जोधपुर बंद का असर,
सड़कें सूनी, दुकानें बंद। पेड़ बचाने के लिए जंग। जोधपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, दुकानें बंद रही। अगर कोई दुकान खुली दिखी तो उसे बंद करवा दिया गया। दरअसल खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अखिल भारतीय विश्नोई महासभा और सर्व समाज के बैनर तले जोधपुर बंद बुलाया गया था, जिसका असर भी दिखा। पर्यावरण के लिए बंद कर रहे हैं। हमारे खेजड़ी कट्टे जो सोलर प्लांट लगे हैं उनको बंद करवाने के लिए, ये जो खेजड़ी कट्टे है उसका पहले आज से 100 साल पहले 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए। उसको रेट बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं और 15 साल की कम से कम सजा हो इन दोषियों को। 36 कौम के लोगों ने बंद को समर्थन दिया। अधिकांश व्यापार संगठन ने समर्थन दिया। शहर में बंद को लेकर एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं प्रदर्शनकारी कुछ प्रतिष्ठानों को जबरदस्ती बंद करवाते भी नजर आए। ये जो आज का ऐतिहासिक जो दृश्य आप देख रहे हैं, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा और सर्व समाज के बैनर तले हैं। जो विश्नोई समाज सदियों से पर्यावरण के लिए अपना प्राणों को न्योछावर करता आया है, वही विश्नोई समाज आज सड़कों पे है पर्यावरण के लिए। ये परहित का कार्य है। सर्व समाज के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये जो कार्य किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सर्व समाज के लिए कार्य किया जा रहा है। वास्तव में बहुत ऐतिहासिक विषय है। विश्नोई समाज के लोग खेजड़ी के पेड़ को तुलसी और पीपल की तरह पूजते हैं। ऐसे में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए सशक्त कठोर सजा के प्रावधान वाले कानून में बदलाव लाने की मांग की गई। इसके अलावा खेजड़ी के पेड़ के रेट बढ़ाने की भी मांग की गई। साथ ही कहा कि प्रकृति का संतुलन और विकास दोनों संभव है। अगर कोई एक पेड़ काटता है तो उसे 1000 पेड़ लगाने चाहिए। समूह है सर, अगर मान लो सोलर प्लांट को 1000 बीघा जमीन की आवश्यकता है तो वो 1200 बीघा 1500 बीघा जमीन लेकर खेजड़ी को बचा सकता है और पेड़ों को बचा सकता है, जबकि पेड़ों को काटने का उनको अधिकार ही नहीं है। अगर पेड़ ही बचाना है तो एक पेड़ के बजाय कम से कम 1000 पेड़ उनको लगाना चाहिए। ये हमारी मांग है और सरकार इसके संबंध में कठोर से कठोर कानून बना करके पेड़ों को बचाए और हमारी एक ही मांग है, पेड़ बचना चाहिए। खेजड़ी बचाने के लिए जोधपुर वासियों ने खेजड़ी पेड़ काटने का विरोध किया। वहीं बंद के दौरान प्रदर्शनकारी लॉरेंस विश्नोई जिंदाबाद के नारे लगाते भी नजर आए। लॉरेंस विश्नोई समाज का ऐसा शहर है जिन्होंने जीवों के लिए और पर्यावरण के लिए वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और हमारी विश्नोई समाज आज अखिल भारतीय विश्नोई महासभा व 36 कौम से सहयोग से जो ये हमारा जोधपुर बंद का आह्वान रखा, जिसमें हमारा व्यापारी लोगों ने बहुत हमारा सपोर्ट किया है। खेजड़ी के पेड़ विश्नोई लोगों के लिए पवित्र है, उनमें उनकी जान बसती है। खेजड़ी के पेड़ों को वो तुलसी और पीपल की तरह ही पवित्र मानते थे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में लगातार सोलर ऊर्जा को लेकर काम बढ़ रहा है और इस दौरान पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसको लेकर विश्नोई समाज ने सड़कों पर उतर करके नाराजगी जताई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। कोटा में डूंगर रज्जा गांव के लोगों ने अपने श्रम की ताकत से कमल सरोवर को पर्यटन स्थल और श्रद्धा का धाम बना डाला। जहां तालाब में कमल खिलते हैं तो तालाब के बीच टापू पर बने हनुमान मंदिर पर पिछले 29 सालों से राम नाम गूंज रहा है, जहां दिन रात अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल की खास रिपोर्ट। धैर्य, समर्पण और भक्ति की अनोखी मिसाल। मंदिर में 24 घंटे गूंजता है राम का नाम। 29 साल से चल रही है अखंड रामायण। पाठ के लिए 7 दिन की रहती है वेटिंग। आस्था और भक्ति का ऐसा केंद्र जहां पर हवा में भी गूंजते हैं श्री राम। ऐसा धाम जहां बीते 29 सालों से अनवरत जारी है अखंड रामायण का पाठ। 29 सालों से जल रही है अनवरत ज्योति, अखंड ज्योति। कोटा के इस हनुमान मंदिर में लगातार 29 सालों से रामचरित्र मानस का पाठ किया जा रहा है। पेट पट बांधे, धनुष बाण बर कांधे, पेट जग उपवेत सुहाए, मंद महाक विछाए। आमजन की मेहनत ने इस क्षेत्र को विख्यात कर दिया है।
ये मंदिर कोटा शहर से 32 किलोमीटर दूर दिगोद क्षेत्र के डोंगरजिया गांव में स्थित है। यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से तालाब के बीच टापू पर सुंदर गार्डन तैयार कर दिया है। मंदिर बीच टापू पर बना है और चारों तरफ पानी ही पानी है। यहाँ तालाब में कमल खिलते हैं तो तालाब के बीच टापू पर बने हनुमान मंदिर पर पिछले 29 सालों से राम नाम गूंज रहा है। कोटा का डूंगरजा गांव और डूंगरजा गांव का कमल सरोवर किसी चमत्कारी धाम से कम नहीं है। ये सब कुछ बताने के बाद अपने आप में समझा जा सकता है। 20 जनवरी 1996 मौनी अमावस्या के दिन से लेकर अब तक यहाँ पर अखंड रामायण की स्थापना की गई थी, जो आज तक अब तक अनवरत जारी है। अभी हनुमान जयंती पर इसमें भक्तों का उनका सैलाब उमड़ता है और इसी आस्था की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा सरोवर विकसित भी हुआ है और गार्डन भी लगा हुआ है। यही कारण है कि 20 जनवरी 1996 से शुरू हुआ अखंड रामायण आज तक अनवरत जारी है। अब यहाँ दूर दूर से भी लोग पाठ करने के लिए आने लगे हैं। 1996 के बाद बड़ी में बड़ी आपदा आई, लेकिन ग्रामीणों ने रामायण पाठ जारी रखा। शुरुआत में यहाँ ग्रामीण नाव से नदी पार कर रामायण पाठ करने आते थे। पुल बनने के बाद ये जगह और अधिक प्रसिद्ध हो गई। डोंगरजिया के कमल सरोवर को 2011 में पर्यटक स्थल घोषित किया गया और कमल सरोवर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए करीब 50 लाख के विकास कार्य करवाए गए। यहाँ की सुंदरता और महिमा ऐसी है कि 2 बार राज्यपाल भी दौरा कर चुके हैं। 29 साल चाल रही थे, जबकि रामायण चाली थे, जबकि अगण ज्योति चाली थी। एक कमलदास बाबा था, यहाँ ने बनाई भाषा, यहाँ की करामात है। यहाँ 10 साल से लेकर 80 साल के बुजुर्ग बारी बारी से प्रतिदिन रामायण पाठ करने आते हैं। ग्रामीणों में पाठ करने का इतना जज्बा है कि पाठ करने के लिए 7 दिन तक वेटिंग रहती है। आपको भगवान बजरंगबली के दर्शन कराते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन कराते हैं। खास प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा है, जिसकी मान्यता भी अपने आप में खास है। इसी धाम में बीते 29 सालों से लगातार पाठ जो है वो जारी है। साथ में आपको इस ज्योति के भी दर्शन करवाते हैं जो 29 सालों से जगमग है। 29 सालों से इसी तरह से लगातार यहाँ पर जल रही है। गांव की मान्यता तो यही साहब कि जो भी हनुमान जी के मंदिर में ढोग लगाते हैं तो उनकी मनोकामना 100% पूरी होती है। यहाँ पे साहब उप मुख्यमंत्री सिंह जी भापड़ा थे, वहां से लेके और 25 मंत्री, जिला कलेक्टर महोदय, जिला परिषद वाले, जितने भी हैं अधिकारी वर्ग, वो सब विजिट करते हैं। श्रम की ताकत से डोंगरजिया गांव के ग्रामीणों ने कमल सरोवर को पर्यटन स्थल और श्रद्धा का धाम बना डाला है, जहां तालाब के बीच टापू में बने हनुमान मंदिर में 29 साल से भगवान राम का नाम गूंज रहा है। यही महिमा है, यही गरिमा है इस धाम की, यही मान्यता है इस धाम की। और अपने आप में ये धाम आज बड़ा चमत्कारी हो गया है, क्योंकि 29 सालों से अखंड रामायण का पाठ लगातार जारी है, जो अपने आप में इस धाम को अलग बनाता है। और लोग ऐसा मानते हैं कि आज यहाँ के हवा के कणकण में भी भगवान श्री राम बजरंगबली हनुमान की का जो नाम है वो गूंजता हुआ नजर आता है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, डूंगरजा गांव के कमल सरोवर से। अलवर के पौष इलाके के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि घंटे भर की कवायद के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। यह रिपोर्ट देखिए। चौथी मंजिल के फ्लैट से लपलपाती लपटे, और फायर ब्रिगेड्स के सायरन से गूंजता इलाका।
तस्वीरें अलवर सदर थाना क्षेत्र के शालीमार एक्सटेंशन की हैं। रविवार दोपहर 3 बजे अमृत कलश नाम की बिल्डिंग की चौथी मंजिल के एक फ्लैट 410 में भीषण आग लग गई। आग से एडवोकेट आनंद गुप्ता के फ्लैट में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फ्लैट के मालिक आनंद के परिचित संजय जैन के मुताबिक घटना के समय आनंद अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे। हमारे परम मित्र भाई आनंद गुप्ता एडवोकेट सेल टैक्स इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। पुराने सीनियर एडवोकेट है अलवर के, और वो 1 साल पहले ही यहाँ आए थे। इससे पहले वो शांति कुंज रह रहे थे। दुर्भाग्य है कि नए घर में आग लगी है और काफी नुकसान हुआ है। काफी नुकसान नहीं, पूरा घर जलकर ही राख हो गया। फ्लैट से बाहर आती लपलपाती लपटों से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल की गाड़ियों को इत्तला दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। लपटों पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। लपटों पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स बता रहे हैं कि आग कितनी भयंकर थी। आग ने दूसरे फ्लैट को भी अपने आगोश में ले लिया। लपटें इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को लिफ्टिंग वाली दमकल की गाड़ी मौके पर बुलानी पड़ी। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। राहत की बात ये रही कि घंटे भर की कवायद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जब ये जानकारी मिली कि आग बढ़ सकती है और ऊपर की मंजिलों के जो फ्लैट है उनको नुकसान पहुंचा सकती है, तो हमने 1 से अधिक फायर ब्रिगेड को रवाना किया और पूरी टीम को। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी फायर टीम को कि उन्होंने कुशलतापूर्वक 1 घंटे के अंदर इस आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक फ्लैट में लकड़ी का अधिक काम था, जिससे आग तेजी से फैली। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। देखिए, प्रारंभिक रूप से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ होगा, क्योंकि मकान मालिक भी शायद यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और उसके बाद में जैसे हमें पता लगा, हम तुरंत यहाँ पे पहुंच गए थे और आग को कंट्रोल किया। लेकिन नई सोसाइटी में फायर एनओसी नहीं होने की भी बात सामने आई है। आग बुझाने के उपकरण कमजोर थे, जिससे वक्त रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बहरहाल आग बुझने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। स्वास्थ्य सुविधाओं पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी प्रदेश में अस्पतालों का हाल बेहाल है। कई खंडर बिल्डिंग है तो कहीं सुविधाओं की कमी है। कई अस्पताल तो ऐसे हैं वहां मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर्स ही नहीं हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल। कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं सुविधाओं की कमी। खंडहर होती बिल्डिंग तो कहीं बेड की कमी। ये कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था, कैसे होगा इलाज? प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती है तस्वीरें दौसा के सबसे बड़े अस्पताल की है। जान बचाने के लिए मरीज बाइक से ही एक विंग से दूसरे विंग की तरफ ले जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग महिला के हाथ में ड्रिप लगी है तो दूसरी महिला उसको बीच में बैठाकर पकड़कर ले जा रही है। अब साहब अस्पताल में सुविधा मिले ना मिले, जान तो बचानी ही है। बस इसीलिए तीमारदार मरीज को बाइक से ही ले जाने लगा। दौसा का सबसे बड़ा अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया है, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। दौसा में चरमराती चिकित्सा व्यवस्था का उदाहरण इससे अच्छा नहीं मिलेगा। मरीज को पीठ के दर्द है, ड्रिप चल रही है, उम्र भी अधिक हो गई है तो सो चल भी नहीं सकते। गुहार लगाई लेकिन अस्पताल कर्मचारियों ने ट्रॉली ही नहीं उपलब्ध कराई। पूरी तरफ से कोई व्यवस्था हुई नहीं हमारे लिए, तो हमको बाइक से जाना पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन पीठ पीछे दर्द हो रहा है। उन्होंने सर्दी के लिए कोई इलाज किया, उसे आराम मिला, बिहार के पास भेज रहे हैं।
महिला मरीज को बाइक पर ले जाने की ये तस्वीर राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। इस मरीज को इमरजेंसी यूनिट से हड्डी यूनिट लेकर जाया जा रहा है, लेकिन बिना ट्रॉली के इस मरीज को लेकर जाया जा रहा है। लेकिन ये हाल दौसा के एक सरकारी अस्पताल का नहीं है। दौसा के गीचगढ़ अस्पताल में तो मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर ही नहीं है। 4 डॉक्टरों का गीचगढ़ से अन्य जिलों में तबादला कर दिया गया, लेकिन वापस गीचगढ़ में एक भी डॉक्टर नहीं लगाया गया, जिसके कारण गीचगढ़ अस्पताल से मरीजों को वापस जाना पड़ रहा, जिसको लेकर गीचगढ़ अस्पताल के गेट पर दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया, वापस डॉक्टर को गीचगढ़ में लगाने की मांग की है। अस्पताल में घरवाली को इलाज करवाया, रात से बहुत परेशान है, बहुत बुरी हालत हो रही, कतई सीरियस हालत, मर जाए तो मर हो सकेगा। और न डॉक्टर कोई भी न कोई कहीं दिखाओ, कौन को दिखाओ। गीचगढ़ में जो भी डॉक्टर कार्यरत थे, 4 डॉक्टरों का एक साथ ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह किसी भी डॉक्टर को यहाँ पर नहीं लगाया गया है। अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो 4 डॉक्टर साहब हैं, चारों का ट्रांसफर हो गया अभी। तो अभी आज तो कोई भी डॉक्टर साहब आए नहीं है। अभी तो पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी आ रही है, जैसे मान लो कि अभी एक्सीडेंट का आया था तो वो ड्रेसिंग वगैरह तो कर दी, बाकी तो दिखाने के लिए फिर उनको आगे जाना पड़ रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हाल बयां करती ये तस्वीरें पूरे प्रदेश का हाल बता रही हैं। कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं सुविधाओं की कमी, कहीं खंडहर होती बिल्डिंग तो कहीं बेड की कमी मरीजों को परेशान कर रही है। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।